बेटा आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड 1950 टू 1990। फॉरेन ट्रेड 1950 1990 थोड़ा सा मिसमैच हो गया ये। इससे देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 का लास्ट टॉपिक कौन सा है? फॉरेन ट्रेड 1950 1990। इससे पहले आप मेनली दो सेक्टर पढ़ चुके हो। एक एक था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और एक था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को बेटा एक और नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ये टॉपिक क्यों है और कब की बात होगी? बस 1950 से 1990। क्यों बेटा? आपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि हमारा यहाँ का जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब जो यहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम था दूसरे कंट्री से, वो बेकार हो चुका था। कैसा हो चुका था कि जहां हम पहले फिनिश गुड्स बाहर बेच रहे थे, वहां पे हम क्या बेच रहे थे? अब रॉ मटेरियल बेच रहे थे और फिनिश गुड्स बाहर से खरीद रहे थे। वो भी सभी कंट्री को नहीं, सिर्फ लिमिटेड कुछ कंट्रियां रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। चाइना, सिलोन, पेशिया, है ना, ये सब कंट्री। और पूरी तरह कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और हमारे ही सामान बेचने पर टैक्स लगाया गया था ताकि वो चीजें बाहर महंगी हो जाए और लोग ना खरीदें। ये सारे सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस थे, पहले हुए थे, और इससे फॉरेन ट्रेड हमारा खराब हो गया, हमारी कनेक्टिविटी दूसरे कंट्री से कम हो गई। बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट आई 1951 में, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। वो क्या चेंजेस है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है कि इम्पोर्टेड क्या जरूरी है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए? क्या किसी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड होना जरूरी है? क्वेश्चन क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या जरूरी होता है? क्या एक कंट्री को ट्रेडिंग करना जरूरी है? बेटा हाँ। ये सारे देखो देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर रखे हैं, बस कोई टॉपिक नहीं, कैसा नहीं। अगर एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड तो ये सब आंसर है। फिर मैं चार पांच क्वेश्चन रखे हैं, बस इस चैप्टर में इतना, इस टॉपिक में इतना ही है। तो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड में आप फॉरेन ट्रेड से इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब करना क्यों जरूरी है। तो यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हैं, आप इसे पढ़ पाओगे आप इसमें से। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट से आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। क्या मतलब होता है इसका? आपके देश में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर वो कम है आपके पास, तो कमी पूरी हो सकती है। क्या करने से? बाहर से। क्या करने से? तो जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, रिसोर्सेज का मतलब समझो। रिसोर्सेज जिससे आप कुछ भी बनाते हो। आप यहाँ फाइनल गुड्स खरीद रहे हो, क्या देखना, क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रिसोर्सेज खरीद रहे हो, जिससे आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हो। और ये आप करने से फायदा ही है, क्योंकि आप रिसोर्सेज तो लेके आ रहे हो, बाहर से फाइनल गुड्स बना लेके आ रहे हो। प्रॉब्लम वहां होती है जहां आप हम क्या लेके खरीदते हैं बाहर से, फिनिश गुड्स खरीदते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप यहाँ क्या खरीद रहे हो? रिसोर्सेज खरीद रहे हो। अब रिसोर्सेज जो कमी है वो फुलफिल हो जाएगी, है ना, उसकी उससे आप प्रोडक्ट आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंस भी इंपोर्ट से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है देखो? द कंट्री कैन इंपोर्ट एसेंशियल रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड टू फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। देखो ये बात तो वहां समझ में आ गई, रॉ मटेरियल कहाँ पे? ऊपर। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक और चीज, ये क्या होता है? फाइनल गुड्स होते हैं। ये पता है ना, हमने पढ़ा था मैक्रो में। फाइनल गुड्स को, कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स भी कहते हैं। जैसे ये भी तो कैपिटल गुड्स है। क्या होता है कैपिटल? पता है ना, जो बिजनेस मशीन वगैरह खरीदते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। क्या पता तुमने एक फैक्ट्री ओपन करी, पर उसमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कहां से आएगी फिर वो? क्या वो चीज खरीदना सही है, गलत है? क्योंकि आप उसे किसी पर्पज के लिए खरीद रहे हो, ना कि यूज करने के लिए, मतलब ऐसा डोमेस्टिक यूज। आप उसको लेके आओगे तो अपना ही तो बिजनेस बढ़ाओगे। तो ऐसे में फाइनल गुड्स खरीदना प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा सेल फोन बाहर से खरीद लो तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप सेल फोन सिर्फ इंजॉय के लिए खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो फाइनल गुड, जिसे आप अपने बिजनेस में यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, तो इसमें लॉस नहीं है। आप 1 लाख का मशीन लेके आ रहे हो ना, तो 1 लाख से 10 लाख की तो प्रोडक्शन भी तो करोगे, जो कि आपके देश के लोगों के लिए फायदा होगा नहीं होगा? आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दोगे ना, रोजगार दोगे। तो ऐसे कैपिटल गुड्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल खरीद सकते हो बाहर से, और ये दोनों खरीदने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आप हमारी कंट्री का ही फायदा होगा। सही में आया? क्या ऐसे हमारे देश में खरीदते हैं लोग? बिल्कुल हाँ, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे मशीनें होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसे बाहर से ही खरीदना पड़ता है। और ऐसी मशीन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये चीज जरूरी भी है अपनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आपने फैक्ट्री ओपन करी, 5 मशीन लेके आए बाहर से, उससे आपने 50 लोगों को जॉब दिया, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? है ना? चलिए,
फिर क्या लिखा है बेटा, एक और चीज यहाँ पे लिखी है, आपने क्या इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे, अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, टू राइज इज प्रोडक्टिविटी लेवल, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी किसी मकसद के लिए। मकसद क्या है, प्रोडक्शन। तीनों में एक ही मकसद था ना, यहाँ भी प्रोडक्शन, यहाँ भी प्रोडक्शन और यहाँ भी प्रोडक्शन। तो ऐसे में इंपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, इसे गुड इंपोर्ट ही कहते हैं, मतलब अच्छा है ये इंपोर्ट करना। बेसिकली अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती है तो उस कंट्री को लॉस होता है। लेकिन मैं उन इंपोर्ट की बात करूंगा, अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हो जो सिर्फ यूज करे, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े भी बाहर से खरीद रहे हो, ठीक है, पहनने के लिए, मोबाइल भी बाहर से खरीद रहे हो सिर्फ यूज करेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कैमरे बाहर से खरीद रहे हो, बहुत सारी चीजें आप बाहर से खरीद रहे हो सिर्फ यूज के लिए, नॉट 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 फॉर प्रोडक्शन। लेकिन अगर प्रोडक्शन के लिए कोई चीज बाहर से खरीद रहे हो तो वो अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी इंपोर्ट है, इससे आपके देश का फायदा होगा। ठीक है, तो तीनों में आपने मेनली क्या पढ़ा, सबसे पहले रॉ मटेरियल, दूसरे में कैपिटल गुड्स और तीसरे में क्या क्या लेके आए हो, टेक्नोलॉजी। अच्छा चौथे में क्या है, चौथे में फिर इंपोर्ट कर रहे हो क्या, फूड ग्रेन। कुछ ऐसी खाने पीने चीजें होती हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है, उसे आप बाहर से मंगवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ जरूरी चीजें होती हैं और कुछ जरूरी कंज्यूमर गुड्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और इंडिया में बन नहीं पाती हैं, तो आप उसे बाहर से खरीद सकते हैं। समझ में आया, तो इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, पर चारों इंपोर्ट में अलग अलग बातें हुई हैं। पहले में रॉ मटेरियल की बात हुई, रिसोर्सेज की, दूसरे में कैपिटल गुड्स पे मेन फोकस किया गया, तीसरे में टेक्नोलॉजी और चौथे में कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर यूज करेगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो भी कंज्यूमर गुड्स ऐसे नहीं, कौन से वाले, जरूरी वाले, है ना। आप ये नहीं सब कुछ बाहर से खरीद रहे हो, जो जरूरी नहीं है वो भी खरीद रहे हो बाहर से, फिर तो आपके देश का पैसा बाहर चला जाएगा अनवांटेड चीजें खरीदने में। बेटा अब आ जाओ एक और, अब किस पर आ जाओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने की बात हो रही है बेटा। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, कैसे, बेटा मुझे बताओ, आपने जब ये खरीदा बाहर से क्या, या फिर, तो इससे आपके देश की देश ग्रो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। और दूसरा, ये तो हो गया इम्पोर्ट की बात, इम्पोर्ट करने से आपका देश ग्रो करता है। अगर आप क्या खरीद रहे हो, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी बाहर से खरीद रहे हो, तो आपका देश ग्रो करेगा किससे, इम्पोर्ट से। और बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इम्पोर्ट करने से देश डाउन जाता है, पर इम्पोर्ट ये वाली चीजें करोगे तो देश, आपका कंट्री ग्रो करेगा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, क्या एक्सपोर्ट करने से ग्रो करता है कंट्री, हाँ। अगर आप बाहर बेचोगे सामान तो क्या आएगा बाहर से, नेशनल इनकम, इनकम आएगी बाहर से, इससे आपका देश कंट्री ग्रो करेगी, है ना। अच्छा एक्सपोर्ट करने से एक और फायदा भी है कि आपकी मार्केट एक्सपेंड होती है। मान लो आपने एक टाइम पे इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया, इंग्लैंड का अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो आपने अब अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, तो अब इंडियन मार्केट क्या हो रही है, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो रही है, तो ये अच्छी चीज होती है। और ये उस कंपनी के लिए भी और इंडिया के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब बात करते हैं मेनली किसकी बेटा, बेटा सामने देखो, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ मेनली, अब एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या लेके आता है, वैल्यूबल एक्सचेंज फॉर देयर, सही में, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है पता है ना, फॉरेन करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को क्या बोलते हैं। तो क्या सामान बेचने से या कोई सर्विस बेचने से बाहर से आता है पैसा, आता है ना। चलो तो ये तो, अब देखो यहाँ सब इंपोर्ट के बेनिफिट आ गए, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सब एक्सपोर्ट के बेनिफिट आ रहे हैं। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, हेंस इट वुड बी अ पोजीशन ऑफ इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ रह गया क्या, ये पता नहीं क्या है, लास्ट पे ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, लास्ट पे आ जाओ बेटा। एक्सपोर्ट एक्सपेंड करता है क्या, आपकी, बेटा अगर सामान बेचोगे तो मैंने भी कहा था ना, आपकी मार्केट क्या होगी, एक्सपेंड होगी। फॉर किसके लिए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, जो आप अपने यहाँ बना रहे हो गुड्स को, वो गुड्स की मार्केट क्या होगी, बाहर एक्सपेंड होगी। अगर आप सामान बाहर बेचते हो, एट द साइज ऑफ मार्केट एक्सपेंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन भी और बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्शन जितनी अच्छी ज्यादा बढ़ेगी तो उतना फायदा तो हमारी कंट्री को होगा ही, है ना। तो बेटा यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बेनिफिट बताया गया, और हमने हमारा क्वेश्चन भी किया था कि क्या जरूरी है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आते हैं। तो ऊपर सारी कहानी इंपोर्ट की हो गई, नीचे कहानी एक्सपोर्ट की हो गई, और इन्होंने बताया कि कैसे जरूरी है फॉरेन ट्रेड करना, इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। इंपोर्ट करोगे तो ये फायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो ये फायदा मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ है क्या, हाँ, क्या क्वेश्चन है, क्या एक कंट्री को फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वाई डू कंट्री, क्यों करना चाहिए, वाई डू कंट्री टेक अ पार्ट इन
एक कंट्री को क्यों फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट बनना चाहिए, मतलब क्यों उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए? क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंस ही बता सकते हैं उसमें भी, बताते क्यों? देखो यहाँ पहला आंसर आ जाएगा वही वाला। क्या पहला पॉइंट क्या था हमारे उस क्वेश्चन में कि हमारे रिसोर्सेज की कमी है, वो यहाँ पे क्या सकता आंसर आ सकता है ना। तो वही है भाई, देखो तुमने अगर टॉपिक को ढंग से समझा है तो आप उस टॉपिक में कुछ लाइन यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर उसके मिल जाते हैं। पर देखिए इसका आंसर क्या है, देखो सब बातें वही लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स ने ये कहा कंट्रीज पार्टिसिपेट इन फॉरेन ट्रेड, पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द, क्योंकि ये कंट्री सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सारे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे सब कुछ उनके पास होना चाहिए रिसोर्सेज। क्या एक कंट्री पर सब कुछ रिसोर्सेज है? क्या हमारे पास पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है? नहीं है। तो हम पेट्रोल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये वही दिखा कि हर कंट्री हर चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कंपेटिवली अ कंट्री रिसोर्सेज आर सुटेबल ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उससे वो कुछ ही गुड्स बना सकते हैं, सब कुछ नहीं बना सकते, है ना, गुड्स एंड सर्विस। इसीलिए एक कंट्री को क्या करना चाहिए, should produce only those goods for which its resources are suitable, इसलिए उस कंट्री को वही गुड्स बनाने चाहिए जो उसके पास रिसोर्सेज है। अच्छा एक बात बताओ, जो वो गुड्स अगर मैं जबरदस्ती बनाऊं जिसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो खर्चे ज्यादा नहीं आएंगे? अब पता है हमारे कंट्री पे, अगर हमारी कंट्री में अगर आप मोबाइल मोबाइल फोन बनाते हो, स्मार्टफोन बनाते हो, तो महंगा बनेगा एज कम्पेयर टू एम आई, ओप्पो, वीवो, है ना, इससे आप महंगा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं वो हमारे यहाँ महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई उसकी कम है। बाकी कंट्री में, चाइना में, वहाँ पे सप्लाई जो अंदर पार्ट होते हैं वो तो घरों में बन रहे हैं, सप्लाई उनकी चीज जो अंदर की प्रोडक्ट होते हैं, जो अंदर की चीज होती है सैंपल करके बनती है, वो सब वहाँ पे घरों में बन रहा है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राइस क्या होंगे, कम है। और जब कोई मैन्युफैक्चर उन चीजों को परचेज करता है उन छोटी छोटी दुकानों से, तो इसलिए उनके प्राइस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप इंडिया में अगर वो चीज बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वो चीजें, उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो महंगे हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया कि अगर आप अपने रिसोर्सेज सेट के दूसरी चीज बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ओनली जो चीज रिसोर्स के पास है उसी रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करो, बाकी चीजें प्रोडक्शन मत करो, बाहर से खरीद लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश भी ना करो, इसका मतलब ये कि हमें कभी कभी भी परचेस नहीं, कभी भी बनाना नहीं चाहिए इंडिया में मोबाइल। एक टाइम पे ऐसा आना चाहिए ना कि जहाँ पे मोबाइल बने और रिसोर्सेज सारे जो उसके हो वो सस्ते हो जाए, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या लिखा है बेटा, इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, गुड्स एंड which is resources are suitable and thus giving it the cost advantage। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो रिसोर्स आपके पास है उसी से प्रोडक्शन करते हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। किस कौन सा फायदा मिलेगा, कॉस्ट एडवांटेज, मतलब खर्चे कम आएंगे। लेकिन आप अगर इनसे अगेंस्ट में अगर प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉस्ट में नुकसान आएगा, मतलब ज्यादा खर्चे आएंगे, ठीक है। इसलिए एक कंट्री को पार्ट लेना चाहिए किसमें, फॉरेन ट्रेड में। चीजें जो अवेलेबल हैं उसी से प्रोडक्शन करो, जो नहीं है उसमें आप बाहर से रिसोर्सेज मंगवा के फिर प्रोडक्शन कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा बेटा, फायदे बताओ इंटरनेशनल ट्रेड के। तो पहला क्वेश्चन तो वही था, है ना, फायदे बताओ इंटरनेशनल ट्रेड के। बेटा फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड बात एक ही है। क्या फायदे हैं इसमें, देखो आओ। सबसे पहला फायदा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, increase specialization on the basis of comparative advantage, this enable the country to obtain foreign goods at a cheaper rate in context of domestic resource use। क्या वही बात है ना जो बताया था मैंने कि फॉरेन ट्रेड करने से क्या होता है कि कई बार चीजें बाहर से सस्ती पड़ जाती है, अगर आप यहाँ बनाओगे तो महंगा होगा। कई बार क्या होता है, वो चीजें बाहर से क्या मिलती है, हमें सस्ती पड़ जाती है, अगर अपने यहाँ बनाओगे तो महंगा होगा। तो ये फायदा है फॉरेन ट्रेड करने का, बाहर से सामान खरीदने का। दूसरा दूसरा क्या बताया फायदा यहाँ पे, देखो एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर आप क्या करते हो, सामान ज्यादा बाहर बेचते हो तो इससे क्या होगा, क्या होगा, कंट्री का जो टोटल मार्केट है क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा, वाइड होगा। अगर आप सामान बाहर बेचोगे तो आपकी कंट्री का जो प्रोडक्ट मार्केट है वो दूसरे कंट्री में क्या होगा, एक्सपेंड होगा, वाइड होगा। प्रोडक्शन भी क्या होगी इससे फिर ज्यादा हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट भी पढ़ा है ना हमने 11th में, जितने ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी कॉस्ट
कम होती रहती है, ठीक है, और जिसकी वजह से लोअर कॉस्ट आएगा आपकी हर एक क्वांटिटी पे। तो ये इसका फायदा है। पहला फायदा क्या बताया इन्होंने कि आप बाहर से खरीद लो, अपने यहाँ बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, बाहर से खरीदने में सस्ता पड़ता है। दूसरा बताया कि सामान बाहर बेचने से आपकी मार्केट एक्सपेंड होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप बढ़ेगा। अगर आप बाहर से मशीनें इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगे, और इंडस्ट्री जिस कंट्री ज्यादा होती है वो कंट्री पक्का 100% ग्रो करती ही करती है। उसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा। अच्छा बताओ, मोबाइल कंपटीशन बढ़ा है हमारे इंडिया में? बढ़ा है ना? बताता हूँ बेटा, जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में थे अपने कॉलेज लाइफ में, तो उस टाइम पे ना फोन बड़े महंगे होते थे और फीचर खास होते नहीं थे, क्योंकि कंपनियां उस टाइम पे बहुत कम थी इंडिया में। लेकिन जब बाहर से कंपनियां और आई, वीवो, एम आई, और कौन से, रेडमी, बहुत सारे कंपनियां बाहर से आई, तो इनके बीच में क्या हुआ इनके बीच में एक कंपटीशन हुआ कि हमारा फोन पब्लिक क्यों खरीदे, क्योंकि हमें क्या देना पड़ेगा, कम पैसे में क्या देना पड़ेगा, फीचर्स देने पड़ेंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर हमारा ट्रेडिंग ही नहीं होता दूसरे कंट्री से, हमारा कनेक्टिविटी दूसरे कंट्री से नहीं होता, तो ये कंपनी आ पाते हैं हमारे इंडिया में? और नहीं आते ना, तो आज भी तुम्हारे पास महंगे फोन होते, वो भी कम फीचर में। तो ये फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ यहाँ पे? इससे क्या हुआ बेटा? कंपटीशन बढ़ा। क्या कर होने से, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने से क्या बढ़ता है? कंपटीशन बढ़ता है, और इससे क्या होता है? इनोवेशन होते हैं, और बाहर से लोग यहाँ आते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना? ठीक है। बाहर की कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सबने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ाने से हुआ, उनको लगता है कि इंडिया एक अच्छी मार्केट है, तो यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? किस चीज का है वाकई में? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, आपके मशीन नहीं है, तो बाहर से मंगवा लो। अगर आप सामान बाहर बेच रहे हो तो आपके आपके बिजनेस ग्रो होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों से क्या होता है? ग्रोथ होती है, और इसे इसलिए क्या कहा जाता है? इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है। इट ट्रांसमिट ग्रोथ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री में अगर कोई इनोवेशन हुआ है और वो कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करती है? ट्रेडिंग करती है, तो वो इनोवेशन उस दूसरे कंट्री तक भी जाएगा ही जाएगा। हाँ या ना? चैट जीपीटी अपने कंट्री का है, बाहर का है ना? यूज कर रहे हो? कैसे हुआ? क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी है दूसरे कंट्री से। तो एक कंट्री के पास अगर कोई इनोवेशन क्रिएट हुआ है ना, तो वो कनेक्टिविटी बढ़ाने से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी नहीं रखोगे दूसरे कंट्री से, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रखोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करोगे, तो कभी भी इनोवेशन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। और हमारा कोई अच्छा खासा इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, इंडिया का है? नहीं, ऐसा तो नहीं सकता जीरो हो, पर होगा जरूर। ठीक है, होगा जरूर, लेकिन हमने जियो, अच्छा जीरो बोल रहा है, ठीक है ठीक है। इनोवेशन के नाम पे जीरो दिया है हमने? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ज्यादा आपने देखी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो हमने दिया है। फिर वही तो, कैसे पुरानी कोई वीडियो देखे आया है क्या? है बाबा बाबा आदम निभाने वाली, जीरो दिया है, प्लास्टिक से भी बुजुर्ग। चलिए बेटा, और लास्ट एक और बेनिफिट है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हेल्प करता है क्या कमाने के लिए? फॉरेन करेंसी कमाने के लिए। ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंस पढ़ लो, इसके एडवांटेज पढ़ लो। पहला एडवांटेज किस बेस पे था यहाँ पे? क्या था? इंटरनेशनल ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपको बाहर से प्रोडक्ट किसको मिलता है? सस्ते दाम पे मिल जाता है। दूसरा, इसमें अगर आप बाहर सामान बेचोगे तो आपकी मार्केट एक्सपेंड होगी, है ना? इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट कम आ जाएंगे और आपके खर्चे कम आएंगे। इसके बाद इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके इंडस्ट्री का बढ़ेगा, आपकी कंट्री का बढ़ेगा, इससे आपकी कंट्री का फायदा होगा। कंपटीशन बढ़ने से इनोवेशन भी होते हैं। ठीक है। और कैपिटल फ्लो भी आता है, बाहर से पैसा आता है, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंजन ऑफ ग्रोथ है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक कंट्री का के पास कोई इनोवेशन है तो दूसरे कंट्री तक वो पहुंच जाता है, अनदर पार्ट में पहुंच जाता है वर्ल्ड के। और लास्ट में आता है क्या कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैल्यूएबल करेंसी कमा रहे हो बाहर से, अगर आप सामान बाहर बेच रहे हो। पर एक लाइन यहाँ बीच में छूट गई है बेटा, इट ट्रांसमिट ग्रोथ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू द अनदर। लेकिन आगे लिखा है द डिमांड ऑफ ब्रिटेन फॉर न्यू
मटेरियल ब्रॉट प्रोस्पेरिटी टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। क्या मतलब इस लाइन का? बेटा इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड ने अपने कंट्री की ग्रोथ जब करी ना हमारे पैसों से, तो वो ग्रोथ उनके कंट्री तो हुई हुई, साथ साथ किसी कंट्री हो गई। क्यों? देखो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे ना अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और मैं जब प्रोडक्शन करूंगा तो मैं तो ग्रो करूंगा, मैं तो ग्रो होऊंगा ही ना होऊंगा, लेकिन वो रॉ मटेरियल किससे ले लिया? इनसे लिया। अब मैं जब रॉ मटेरियल इनसे लूंगा तो ये भी तो इनके तो बिजनेस चलेगा, तो बेनिफिट किसका है? मेरा भी। और समझ में आया? पर वो जो मैंने अपनी डिमांड फुलफिल करी ना, वो पैसे मैंने इनसे लिए थे। इसे कैसे हो गया? वो छीने थे मैंने इनसे, चोरी कर लिए थे यहाँ से। याद आया कहानी? अब पुरानी कहानी याद आई। इंग्लैंड ने क्या करा? इंडिया से ले गया सब कुछ, है ना, और इंग्लैंड ने अपने इंडिया सब कुछ लूट के ले गए और अपने कंट्री को ग्रो किया। और जो ग्रो करने जो भी चीज चाहिए थी वो कहां से ली इन्होंने? इन कंट्री से ली। तो अपना तो ग्रो ग्रो हुआ हुआ, ये कंट्री और ग्रो हो गई। मतलब हमारी कंट्री में इतना पैसा था कि इन्होंने 4-5 कंट्री को अमीर किया है। एक इंग्लैंड भी तो है दीदी। अरे हाँ यार, ये भी सही है। क्या क्वेश्चन है? मतलब इंग्लैंड में वो अपनी हिस्ट्री बताते होंगे क्या बच्चों को कि हम इंडिया चोरी के लायक लेके आए सब कुछ, है ना? अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं। 1947 के बाद अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम कैसा हो चुका है? बेहतरीन हो गया है। 1947 के बाद क्या अभी भी रिस्ट्रिक्शन है? वो 4-5 कंट्री, सिलोन, चाइना, सिलोन, पेशिया, या सब कंट्री ट्रेडिंग कर रहे होंगे हम, ठीक है? क्या अभी भी हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं बाहर? पहले ये था ना। तो अब हम पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा सिस्टम कैसा हो चुका है। बेटा देखो, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड विटनेस तो ट्रेमेंडस, काफी ज्यादा पहले से बढ़ गया। अच्छा क्या क्या इसमें हुआ? सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। मतलब पहले जहां यहाँ से रॉ मटेरियल जाते ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, अब हम बाहर नहीं बेच रहे। ठीक है, क्या हो गया है? ठीक बताता हूँ क्यों। बेटा देखो, आपको आपको याद होगा 1947 से पहले किसका राज था? कॉलोनी गवर्नमेंट का राज था। मतलब किसका था? ब्रिटेन गवर्नमेंट का। वो तो क्या करती थी, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, याद है? गेहूं, चावल, जो भी है, इंडिगो, सब यहाँ से कहाँ ले गए? अपनी कंट्री में। तो उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड का शेयर एग्रीकल्चर का ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब आपको याद है 1965 में हमने क्या लेके आए? ग्रीन रेवोल्यूशन। उससे पहले हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होती थी, और जो भी होती थी अभी भी हम बाहर बेचेंगे, कम प्रोडक्शन में बाहर बेचेंगे हम। तो 1951 के बाद हमने बाहर बेचना कम कर दिया। इसलिए क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है बाहर बेचने का वो क्या हो गया? कम। पर अब बढ़ गया है फिर से, क्योंकि अब हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कि हम अपना कंजप्शन भी करते हैं और बाहर बेचते भी हैं। अच्छा, शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम इंडियन एक्सपोर्ट सच है, जैसे ये सब जूट, टी, फूड ग्रेन, ये सब भी क्या हो गया पहले से? क्योंकि ये सब बाहर बिकते थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट बिकती थी बाहर हमसे लेके। बाद में क्या कर दिया हमने? इसको कम कर दिया। ठीक है, क्या हो गया? क्या देखो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो शेयर है वो बढ़ गया। वैसे तो ये था भी नहीं हमारे कंट्री में, पहले था कि ये प्रोडक्शन गुड, कई प्रोडक्शन होते थे पहले इंडिया में 1947 से पहले नहीं होते थे ना। बाद में ये सब शुरू हुए, और जब शुरू हुए तो बाद में हमने इनको बाहर बेचना शुरू किया। ठीक है, कौन से गुड्स? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो इसका शेयर बढ़ा, इनोवा शेयर कम हुआ। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रेजेंटली अवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। अब हमारे कुछ और ट्रेडिंग पार्टनर बढ़ गए। मतलब हम सिर्फ वो 3-4 कंट्री से नहीं। वो कौन से 3-4 कंट्री थे? चाइना, श्रीलंका और पर्शिया, जहां उन्होंने अलाउ किया था। पर आप किससे कर रहे? देखो, यूएई, चाइना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। ये उस टाइम के एग्जाम्पल है। आज तो हम सभी कंट्री से करते होंगे अगर अगर हम चाहते हैं, लेकिन ये उस टाइम के एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इन सबसे ट्रेडिंग करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा ट्रेडिंग सिस्टम। पहला कि काफी बढ़ गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अवर, इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द सिनेरियो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन अवर इंटरनेशनल ट्रेड वाज कन्फीड लार्जली टू यूके, यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज। मतलब पहले ये 2-3 कंट्री से अलाउ हुआ था, उसके बाद बाकी इन सबसे कंट्री से अलाउ हो गया। अलाउ क्या, अब तो सभी सभी को भेजते हैं हम।
जहां से खरीदना खरीद लेते हैं, जहां को बेचना बेच लेते हैं। ये था हमारा सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कब, और इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आया था। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन हाउ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आया था बोर्ड में ये क्वेश्चन। मतलब समझ लो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये वर्ड समझो पहले। क्या लिखा है? इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या होता है? एक के बदले दूसरा यूज करना। तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा कि जो भी हम चीजें बाहर से यूज कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, उसको बाहर से ना खरीद कर अपने यहाँ बनाया जाए। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? क्या ऐसा करने से कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री? एक बात समझो, मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो अभी आपने बनाना स्टार्ट किया है, सुना ध्यान से बेटा, लेकिन इंडियन पीपल आपसे नहीं खरीद रहे, कहां से खरीद रहे हैं तब भी। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी लगा दी जिससे बाहर से सामान हम खरीद नहीं पा रहे, तो किससे खरीदेंगे? अब तुमसे खरीदेंगे ना। तो तुम्हारी इंडस्ट्री क्या करेगी अब? कौन सी इंडस्ट्री? ठीक है, और इससे हो क्या भी हो गया, ये भी अचीवमेंट हो गया कि हम बाहर से अब नहीं खरीद रहे, अपने यहाँ ही बना रहे हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैसे प्रोटेक्ट करता है किस चीज को? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे ग्रो करती है, क्योंकि आप बाहर से नहीं खरीद रहे, कहां से खरीद रहे हो? अब इंडिया से खरीद रहे हो। ठीक है, इंडिया में ही सब बने हुए प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। तो बेटा यहाँ पे दो मेन पॉलिसी है, ये याद रखना, आगे भी काम आएगा। एक क्या है? टैरिफ, और एक क्या है? एक क्या है? कोटा पॉलिसी। एक टैरिफ पॉलिसी और एक कोटा पॉलिसी। कोटा पॉलिसी को हम क्वांटिटी बोलते हैं, मैं समझा देता हूँ। बेटा शुरू से पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है? हाँ, आई हट गया इसमें से। देखो इन इन द फर्स्ट 7 5 प्लान, आपको याद है 7 5 प्लान क्या होते हैं? तो 51 से 56 पहला हो गया, 56 से 61 दूसरा हो गया। ऐसे जो स्टार्टिंग के 7 5 प्लान थे, उसमें ना इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्या होता है इसका मतलब? कि हम जितना हो सके, पॉसिबिलिटी इतनी है, बाहर से ना खरीद के क्या करें, अपने यहाँ पे ही चीजें बनाएं। इसलिए तभी तो आईपीआर लाया गया था। ठीक है, चलो, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया था कि हमारे यहाँ ही चीजें बने, बाहर से हम ना खरीदें। तो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस टाइम पे? इन जो क्या लिखा हुआ है वो वर्ड याद रखना बेटा। वर्ड क्या लिखा हुआ है वो वर्ड में? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में क्या लिखा हुआ है कि ये वो स्ट्रेटेजी है जहां पर हम रिप्लेस करते हैं किन चीजों को? बाहर से चीजें ना खरीद के अपने यहाँ बनाएं और उसको यूज करें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट गुड्स, कि हम बाहर से जो चीजें खरीद रहे हैं उससे चीजें ना खरीद के हमारे यहाँ बनाया जाए और उसको यूज किया जाए। अच्छा, इंडस्ट्री वुड बी इंकरेज टू प्रोड्यूस देम। इंडस्ट्रीज को इंकरेज किया गया कि आप उसे प्रोड्यूस भी करें। कहाँ पे प्रोड्यूस करें? इंडिया में। दिस कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इधर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में बताओ, क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट? जहां हम बाहर से चीजें ना खरीद के क्या करते हैं, यहाँ पे बना के उसे यूज करने की कोशिश ट्राई करते हैं। और गवर्नमेंट इस पे काम करती है, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करती है। और कौन सी स्ट्रेटेजी लगाती है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, मतलब बाहर से ना खरीद के यहीं बनाया जाए। लेकिन इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लगाई थी क्या उस टाइम पे? 1950 से लेके 1990 के पास पढ़ रहे हैं हम, तो इन 40 साल में कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लगाई थी क्या? हाँ, तो गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी लगाई थी इंपोर्ट पर, सामान खरीदने की। सबसे पहले क्या लगाया था? टैरिफ। ये स्पेलिंग गलत है, टैरिफ है। टैरिफ मतलब टैक्सेशन पॉलिसी। आपको याद होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया था, पर वो सामान बेचने पे लगा था, बेचने पर, कि तुम अगर 5,000 सामान बाहर बेचोगे तो 10,000 का हो जाएगा। जिसको बेचोगे वो 10,000 रुपये देगा तुम्हें, और 5,000 हमारे, 5,000 तुम्हारे। तो वह उस बंदा खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? कि महंगा हो गया। ऐसे ही इंडिया ने भी करा। इंडिया ने बाहर से खरीदने पे टैक्स लगा दिया। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या करा? बाहर से खरीदने पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई, मान लो कोई फोन या कोई कैमरा 10,000 का है बाहर से लेने पर, तो लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। और वो कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। तुम खरीदोगे? अब नहीं खरीदोगे ना। तो वही है, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया उस पर? टैरिफ लगा दिया। वहां, हाँ, तो यहाँ भी लेके आएगा तो भी होगा, तो भी ये जो होता है ना कस्टम्स,
कस्टम चार्ज होते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। बेटा समझ में आ गया टैरिफ क्या होता है, समझ में आ गया। बेटा क्या लिखा हुआ है, अ टैक्स ऑन, क्या ये, अ टैक्स ऑन imported goods to make imported goods more expensive and discourage their, ताकि हम उसे यूज ना करें। तो हम क्या यूज करेंगे, अपने यहाँ बने हुए गुड्स को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, मान लो कोई चीज यहाँ बनी नहीं पाएगी, तो क्या उस पे भी टैक्स लगाया गया? नहीं, जो चीज यहाँ नहीं बन पाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगाया गया था। उस पर टैक्स था जो नॉर्मल टैक्स होता है उतना था, लेकिन बाकी चीजों पे हैवी टैक्स लगा दिया गया था। तो जो चीज बाहर से हम खरीद सकते हैं, जो हमारे यहाँ कभी भी बन नहीं पाएंगे, तो उस पर एक पॉलिसी लगाई गई थी। कौन सी पॉलिसी? कोटा पॉलिसी, हम क्वांटिटी पॉलिसी कहते हैं। कोटा पॉलिसी क्या होता है ये, इस पे ना हमारी गवर्नमेंट ने ये करा था, सुनो बेटा, इसमें ना हमारी गवर्नमेंट ने क्वांटिटी पॉलिसी लगा दी। क्वांटिटी पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप ना पूरे साल में इतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हो बस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ट्रेडर हो मोबाइल के, अब बाहर से मोबाइल लेके यहाँ बेचते हो, और मोबाइल पे गवर्नमेंट ने क्या नहीं लगा रखा, कम लगा रखा जितना नॉर्मल होता है, हैवी टैक्स नहीं लगा रखा, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार ये फोन हमारे यहाँ बन नहीं पाएंगे, तो इस पे हम कम ही लगाते हैं, हैवी लगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे क्या लगा दिया, ये बोला कि आप पूरे साल में इतने ही क्वांटिटी में खरीद सकते हो। तो आपका अगर मन होगा ज्यादा खरीदने का, तो खरीद पाओगे क्या? इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम क्या, इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा ना खरीदे बाहर से, ताकि देश का पैसा बाहर ना चला जाए। तो दो पॉलिसी लगाई, कौन कौन सी, दोबारा पढ़ लो एक बार। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैरिफ पॉलिसी, और कोटा पॉलिसी। क्या लिखा है, कोटा स्पेसिफाइड दिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी, जिसे हम बाहर से खरीदते थे उस पर एक क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी कि इतनी क्वांटिटी आप बाहर से खरीद सकते हो। आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हो कि आप गवर्नमेंट हो और आप अपने देश के लोगों के ऊपर पॉलिसी लगा रहे हो कि आप बाहर से ना खरीदें और अपने यहाँ ही यूज करें। क्या बोलते हैं उसको हम, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, क्या बोलते हैं उसको। और उसको मेंटेन करने के लिए जबरदस्ती गवर्नमेंट ने क्या लगाया, टैरिफ पॉलिसी। और क्योंकि अगर ये नहीं लगा तो लोग मानेंगे नहीं ना, लोग तब भी खरीदेंगे बाहर से। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सही चीज का लगा दी। और ये क्या हमेशा था, इसी 1990 तक ही था बस, इसलिए चैप्टर भी हमारे कौन से चल रहे हैं अभी, बस 1990 तक कम कर दिया गया था, अभी भी है। पर उस टाइम हैवी टाइप लगाया गया था ताकि हम चीजें बाहर से ना खरीदें। ये बेटा खत्म हो गया आपका फॉरेन ट्रेड चैप्टर खत्म। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।